अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स के बारे में पहले हम थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम स्टेशनरी वेव्स इन सटराइज्ड स्ट्रिंग, ओपन एंड ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप को कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में हम इन तीनों आर्टिकल से रिलेटेड, तीनों टॉपिक से रिलेटेड मिक्स्ड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में वैसे स्टेशनरी वेव्स के ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की थी कि स्टेशनरी वेव्स को एक्चुअली हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। इनको स्टैंडिंग वेव्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को विद इन द मीडियम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं करती और स्टेशनरी वेव के लूप्स में एनर्जी स्टक हो जाती है, इस वजह से इनको स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर ये बात की जाती है कि स्टेशनरी वेव्स को पैदा करने की कंडीशन क्या है, किन कंडीशंस के तहत स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। तो इनकी कंडीशंस ये हैं कि मिनिमम हमारे पास 2 वेव्स होनी चाहिए, वी मस्ट हैव 2 वेव्स, और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, और दोनों वेव्स एक ही मीडियम में मौजूद हों, और इसके साथ साथ दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों। यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेशनरी वेव को पैदा करने की कंडीशन ये है कि एक ही मीडियम के अंदर 2 वेव्स हों, दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम हो, और दोनों वेव्स एक ही मीडियम में ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए जब ओवरलैप करेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग से जो वेव बनती है उसे हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। और स्टेशनरी वेव बेसिकली कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती है। ये लास्ट टाइम भी मैंने लेक्चर में आपको बताया था। आइए ज़रा उसी चीज़ को थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि स्टेशनरी वेव किस तरह से एक्चुअली हम शो करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक स्टेशनरी वेव शो की है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 वेव्स दिखाई दे रही हैं, एक सॉलिड लाइन से बनी हुई और एक डॉटेड लाइन से बनी हुई। तो एक ही मीडियम के अंदर ये 2 वेव्स थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आके जब इन्होंने ओवरलैप किया तो इन्होंने कुछ इस तरह की फॉर्म बनाई। स्टेशनरी वेव के ऊपर मौजूद ऐसे पॉइंट्स जो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उन्हें नोड्स बोला जाता है। द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टेशनरी वेव्स आर नोन एज नोड्स, एंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये, तो इन्हें एंटी नोड्स बोला जाता है। दीज आर नोन एज एंटी नोड्स। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, बच्चे शायद ये समझते हैं कि शायद इनको पता नहीं क्या नाम दिया जाएगा, तो ये वही पॉइंट है जो कि ऑसिलेट कर रहा होता है, तो ये भी एंटी नोड्स ही कहलाते हैं, लेकिन यूजुअली हम इनकी बात कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हमें वेवलेंथ निकालनी आ जाए। तो वेवलेंथ निकालने का एक बड़ा बेसिक और आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि वेव्स के स्टार्टिंग लेक्चर में भी मैंने आपको ये कहा था कि एक वेव की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब आपको स्टेशनरी वेव्स में, ये देखें, ये एक स्टेशनरी वेव है, इसमें आपको 2 वेव्स दिखाई दे रही हैं, एक सॉलिड लाइन से बनी हुई और एक डॉटेड लाइन से बनी हुई। आप इन दोनों को एक साथ ना देखो, आप इनमें से सिर्फ एक सॉलिड लाइन से बनी हुई वेव देखें। तो जो सॉलिड लाइन से बनी हुई एक वेव है, जो उसकी वेवलेंथ है, वही एक्चुअली इस पूरी स्टेशनरी वेव की है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें ज़रा, अगर मैं इस ग्रीन कलर से बनी हुई सॉलिड लाइन की वेव को कंसिडर करूँ तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, वेवलेंथ बन जाएगा। ये, इसे हम कहेंगे लैम्डा। दिस इज लैम्डा, ठीक है जी। अब आप एक चीज़ देखें, ये जो एक वेव की मैंने वेवलेंथ रिप्रेजेंट की है, यही एक्चुअली इस पूरी स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ है। अब इससे काम बड़ा आसान हो गया। काम ये आसान हुआ कि अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए 2 एडजेसेंट या 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस बताओ, तो ये टोटल कितना है, लैम्डा। 2 एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस बताना चाहते हो तो इस लैम्डा को हाफ कर दो, तो 2 एडजेसेंट नोड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2, जो कि आपको दिखाई दे रहा है।
इसी तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं, कन्वर्सली मैं ये बोलूं कि दो एंटी नोड्स के दरमियान मुझे डिस्टेंस बताइए, तो जितना दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उतना ही दो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट एंटी नोड्स के दरमियान होता है। अब यहाँ से एक और बात भी समझ आती है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नोड और उससे वेरी नेक्स्ट एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो इसे भी हाफ कर दें, ये टोटल डिस्टेंस λ/2 था, तो अब ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास रह जाएगा ये रह जाएगा λ/4। आइए ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि ये हमने किया क्या है। अगर आज के बाद आपको नोड टू नोड डिस्टेंस पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये डिस्टेंस होता है λ/2। सिमिलरली अगर आपको दो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस पूछा जाए तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास λ/2 ही होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, तो एक नोड से नेक्स्ट एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ये λ/4 होता है। तो ये नॉलेज बेस्ड जो आपके सीधे सीधे MCQs थे हमने उनको डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी है। उनमें से नंबर 1, एक चीज़ याद रखें, ये जो आपको एक स्टेशनरी वेव का लूप नज़र आ रहा है ना, इस लूप के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस लूप के अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो SHM परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो ये वो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये मैं कुछ पोजीशंस हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मौजूद पार्टिकल होगा जब वो ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये अदर एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, इस जैसी आइडेंटिकल पोजीशन पे मौजूद पार्टिकल यहाँ पे भी होगा। देखें जिस पोजीशन पे ये पार्टिकल है ना, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एक और पार्टिकल होगा। तो मैं कहूँगा ये दो पार्टिकल्स हैं जो विद इन द लूप आइडेंटिकल पोजीशंस पे हैं। तो आइडेंटिकल पोजीशंस पे मौजूद पार्टिकल्स विद इन द लूप इन फेज मोशन शो करते हैं या वो इन फेज होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए स्पीड कहाँ मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे। ख़बरदार ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं लेना कि ये वाला पॉइंट मूव करेगा, ये परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ये तो अपनी जगह से बेचारा हिल भी नहीं सकता। तो ये जो मोशन हो रही है ये बिटवीन द नोड्स हो रही है, नोड्स के दरमियान, नोड्स पर किसी किस्म की कोई मोशन नहीं है। बिटवीन द नोड्स यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और आइडेंटिकल पोजीशंस पे आने वाले पार्टिकल इन फेज होते हैं, और जो आइडेंटिकल पोजीशंस पे नहीं आते आप उन्हें आउट ऑफ फेज कह सकते हो। तो अब बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। खबरदार अगर मीन पोजीशन को नोड बोला, नोड पे किसी किस्म की कोई मोशन नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो आपको ये कहना चाहिए मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इस वजह से मीन पे मैक्सिमम है क्योंकि वहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं जी बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम कह देना। आपने एंटी नोड की बात की है तो आप तो सिर्फ यहाँ पे मौजूद पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो ऐसे मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो पार्टिकल यहाँ पे है, जो यहाँ पे रहते हुए मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए तो वर्ड एंटी नोड नहीं ना यूज़ हो सकता। इसके लिए तो आप एंटी नोड कह देंगे, दैट्स ट्रू, ओके। लेकिन जो एंटी नोड से ज़रा पहले है, यहाँ पे जो पार्टिकल है, उसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन एंटी नोड नहीं है। तो जस्ट आप कहें कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पोजीशन। आई होप सो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ये ना
थोड़ी से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड किस्म के MCQs हैं जो कि बच्चे को अक्सर स्टेशनरी वेव के लिहाज से तंग करते हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त बात, स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रेशर ये कहाँ पे मैक्सिमम होते हैं? अच्छा बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, नोड्स, एक्चुअली इनके ऊपर स्ट्रेस या प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से तो ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे। और स्ट्रेन क्या होती है? इट इज़ द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। तो एंटी नोड के मुकाबले में नोड इज़ द मोस्ट डिफॉर्म्ड पॉइंट। एंटी नोड ये देखें, ये ऐसे ऐसे बनता है ना, तो अगर मैं इसे डिफॉर्म कर दूं तो एंटी नोड के मुकाबले में नोड इज़ द मोस्ट डिफॉर्म्ड पॉइंट। वहाँ पे प्रेशर बड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे स्ट्रेस बड़ी ज़्यादा है। तो मैंने ये आपको सिखाया कि अगर ये बात की जाए स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेस की बात की जाए, सिमिलरली बात की जाए जी प्रेशर की, तो ये कहाँ मैक्सिमम होंगे? यहाँ बात की जाए स्ट्रेन की, स्ट्रेन इज़ द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन एंड नोड इज़ द मोस्ट डिफॉर्म्ड पॉइंट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एंटी नोड, तो ये कहाँ मैक्सिमम है? बोलिए जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, इस चीज़ को आपने ऐसे अंडरस्टैंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों ने समझना है कि ये जो स्टेशनरी वेव है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, स्टैंडिंग वेव। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव। कई MCQs ऐसे आएंगे जिसमें बोला जाएगा अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड इन ए सेटराइज्ड स्ट्रिंग, a standing wave pattern is there in a closed and organ pipe, a standing wave pattern is there in open and organ pipe। तो standing wave भी बोला जाता है। और एक और चीज़ याद रखिए, स्टेशनरी वेव्स कभी भी एनर्जी को प्रोपेगेट नहीं करवाती विद इन द मीडियम। ये जो नोड्स है ना, यहाँ से एनर्जी साइडों पे नहीं निकल सकती। इस लूप के अंदर जो एनर्जी है वो स्टक हो गई है एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स। ठीक है जी, उधर एनर्जी तो है लेकिन वो एनर्जी नोड से बाहर नहीं निकल गई, तो एनर्जी विथस्टैंड कर गई, स्टक हो गई है विद इन द लूप्स। इस वजह से इसको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने जो आर्टिकल पढ़ने हैं, हमने इस बिहाफ के ऊपर जो चीज़ें स्टडी करनी है, 3 आर्टिकल्स हमारे पास, स्टेशनरी वेव्स इन सेटराइज्ड स्ट्रिंग। ये ज़रा देखिएगा, ये कोई एक फिक्स्ड स्पॉट है, ये कोई एक फिक्स्ड स्पॉट है और दोनों फिक्स्ड एंड्स के दरमियान लेंथ L की हमने एक स्ट्रिंग लगाई हुई है। इस स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो L है, और क्योंकि ये लेंथ L की जो स्ट्रिंग है इट इज़ सेटराइज्ड, इट मीन्स इसके अंदर एक ख़ास टेंशन है। हम क्या करेंगे सॉरी, हम इस लेंथ L की स्ट्रिंग को डिफरेंट पोजीशंस से प्लग करेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, तो ये स्ट्रिंग कभी एक लूप की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी, कभी 2 लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी, कभी 3 लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी एंड सो ऑन। ये भी हम आगे चल के देखते हैं कि किस पोजीशन से प्लग करेंगे तो ये कितने लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी। अगर आपकी ये सेटराइज्ड स्ट्रिंग एक लूप की फॉर्म में वाइब्रेट करती है तो उसे बेसिकली बोला जाता है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या A लेवल्स के लिहाज से बात की जाए तो उसे फर्स्ट रेजोनेंस बोला जाता है। अगर आपकी स्ट्रिंग 2 लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी तो उसे FSE के अकॉर्डिंगली, MDCAT के अकॉर्डिंगली बोला जाता है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ A लेवल बुक्स उसे सेकंड रेजोनेंस बोला जाता है एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात है समझने वाली, और वो ये है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखी हुई है कि जब आप इस स्ट्रिंग को, लेट्स से मैं एग्जैक्ट सेंटर से प्लग करता हूँ, जब स्ट्रिंग को प्लग करके हम छोड़ते हैं ना तो 2 पल्सेस पैदा होती हैं। आप देखिएगा अगले डायग्राम में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब हम स्टेशनरी वेव को प्लग करते हैं और रिलीज़ करते हैं तो 2 पल्सेस पैदा होती हैं इस तरीके से, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं पल्सेस। एक पल्स इधर मूव कर रही है, एक पल्स इधर मूव कर रही है। ठीक है, ये दोनों पल्सेस इस रिजिड स्पॉट से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं। तो रस्सी स्ट्रिंग रेयरर है और ये जो रिजिड स्पॉट है ये डेंसर है। तो जब ये ट्रांसफर वेव रेयरर से डेंसर जाएगी तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लेके वापस आएगी। यानी होगा ये, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अब जब ये टकरा के वापस आएंगी तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से होगा
बल्कि इसे यहाँ पे थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये किस तरीके से होगा। ये देखिएगा मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि ये एक्चुअली इस तरीके से होगा, जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी तो ये जब जाएगी तो ये एक्चुअली 180 का फेस शिफ्ट लेके अब ऐसे हो जाएगी और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएंगी। अब ये वेव इधर मूव कर रही होगी, टकराने के बाद ये वेव इधर मूव कर रही होगी। तो एक अच्छा हुआ क्या, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये सारी बहस मैंने की क्यों, ये मैंने ड्रॉ क्यों की है, सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए कि देखो स्टेशनरी वेव जिस फिनोमिना से यहाँ पे पैदा हुई है वो क्या है, रिफ्लेक्शन। इस डेंसर एंड से और इस डेंसर एंड से वेव या पल्सेस रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आई, एक ही मीडियम में दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आई, ओवरलैप की, स्टेशनरी वेव बनी। तो जब स्टेशनरी वेव बनी उसको लेट से मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने शो कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक लूप शो कर दिया। तो ये जो मैंने इतनी तकरीर की है स्टूडेंट, समझ आई है, सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। मैंने ये बात बोली है कि जब इस लेंथ एल के स्ट्रिंग को हम सेंटर से प्लग करके छोड़ेंगे तो इस स्ट्रिंग में दो पल्सेस पैदा होंगी और वो दोनों पल्सेस क्या करेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आपकी एफएससी की कहानी है सारी, ये सारा आप अपने एफएससी में पढ़ चुकी हो। जब आप स्टेशनरी वेव्स इन सेंटराइज्ड स्ट्रिंग पढ़ोगे, बुक से रीड करोगे तो वहाँ पे पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब हम स्ट्रिंग को प्लग करके छोड़ते हैं दो पल्सेस पैदा होती हैं, वो जाती हैं टकरा के वापस आती हैं, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लेके आती हैं, ओवरलैप करती हैं और लूप बन जाता है एक। तो ये स्टेशनरी वेव का लूप है। तो यहाँ पे सारी जो मैंने बहस की है ना, वो ये बहस की है नंबर 1 कि जब वेव रेयरर से डेंसर जाएगी तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लेके आएगी। और दूसरी बात, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से स्टेशनरी वेव के ऐसे लूप्स बनते हैं, फिनोमिना क्या है बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, तो वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, इस चीज़ को याद रखना है। रस्सी के अंदर पैदा होने वाली जो स्टेशनरी वेव्स है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें कौन सी कहेंगे, कौन सी स्टेशनरी वेव्स हैं? हाँ, ट्रांसवर्स स्टेशनरी इनको बोलना चाहिए। और अब एक और चीज़, हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात साबित की है कि इस रस्सी या स्ट्रिंग के अंदर जो वेव पैदा होती है उसकी जो स्पीड है वो एक्चुअली किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ज़रा सुनिएगा, टेंशन पे एंड नंबर 2 मैस पर यूनिट लेंथ पे। ये बड़ी अहम बात है। डिनोमिनेटर में क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि यूनिट लेंथ यूज़ की गई है इसी वजह से यहाँ पे अब जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है मैं उसको क्या कंसिडर कर लूँगा, मैं उसे 1 कंसिडर कर लूँगा। तो ये देखें ये 1 आ जाएगा और m डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, सिंपली m आ जाएगा। तो अब एक चीज़ याद रखें कि ये जो अब m लिखा हुआ है, दिस m इज़ नॉट एज सिंपल एज यू पीपल आर थिंकिंग। इस m के जो यूनिट्स हैं वो हैं जी किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में लेंथ मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर में लेंथ मौजूद है और वो लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो ये मैंने आपको दिखाया। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है बुक को समझने के लिए तो इट्स वैलिड, इट्स गुड, लेकिन मेरा एक ज़ाती ख्याल है और मैं एमडी कैट के स्टूडेंट को कहता हूँ कि देखें बेटा, इतनी बड़ी क्रैमिंग करने से ना बेहतर है आप एक काम कर लें, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे क्यों नहीं लिखते, ये लेंथ को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो टेंशन के साथ। ये लें, लेंथ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टेंशन के साथ, डिनोमिनेटर में मैथ है, मैथ इट इज। लेंथ आज के बाद जितनी भी होगी पुट कर देना, यहाँ पे 1 होगी तो 1 पुट कर देना, 2 होगी तो 2 पुट कर देना, 3 होगी तो 3 पुट कर देना, एंड सो ऑन। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई है। अच्छा याद रखें, हमने डेरिवेशन में नहीं जाना। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक से ये आर्टिकल देखेंगे तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन बेस्ड आर्टिकल। हमें यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज़ों से कंसर्न है जो कि एमसीक्यू में भी डिस्कस होगा, उसे कान खोल के सुने। मैं लेंथ एल की स्ट्रिंग को किस पोजीशन से प्लग करूं, स्ट्रिंग कितने लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी, वो जितने मर्जी लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करे, एक पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, बस इतनी सी बात है।
और दूसरा फ्रीक्वेंसी का मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ। फ्रीक्वेंसी का जनरल एक्सप्रेशन ये है Fn इज इक्वल टू n ओवर 2L, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट टेंशन इंटू L डिवाइडेड बाय m। ठीक है, मैं इस लेंथ को नीचे भी लिख सकता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, लेकिन मैंने इन जनरल इसको ऐसे लिख दिया ताकि आप बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। अब एक और चीज़ सुन लीजिए, किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी निकालने का एक और तरीकाकार भी है, और वो ये है Fn इज इक्वल टू NV ओवर 2L, वेयर V इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, जो कि हमने ये फॉर्मूला से पढ़ी। अगर आप गौर करें तो ये जो आगे लिखा हुआ ना ये V ही है, तो इसकी जगह ये मैंने V लिख दिया। अब एक और एक्सप्रेशन आप लोगों ने याद रखना है, और मज़े की बात ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम एक्सप्रेशन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए पढ़ रहे हैं ना, ये ओपन एंड ऑर्गन पाइप के लिए भी वैलिड होंगे। एक है जी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन, वेवलेंथ का लैम्डा n इज इक्वल टू 2/n मल्टीप्लाइड बाय लेंथ l। ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट MCQ हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि जनाब आप हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करके दें। स्ट्रिंग है वो 3 लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट कर रही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन होती है, वेवलेंथ निकालनी होती, तब हम ये यूज़ करेंगे। एक हार्मोनिक सीरीज़, फ्रीक्वेंसी की सीरीज़, अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा हार्मोनिक किसे कहते हैं, वो भी याद रखें। वो ये होती है Fn इज इक्वल टू NF1। F1 हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, आगे चल के मैं अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा ये क्या चीज़ें। खैर इतने ज़्यादा फार्मूले लिखे, और इन फार्मूला में एक बात अहम है, n की वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है स्ट्रिंग एक लूप की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी, n की वैल्यू 1। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है स्ट्रिंग 2 लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी, n की वैल्यू 2। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है स्ट्रिंग 3 लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी, n की वैल्यू 3 एंड अप टू सो ऑन। आइए अब ये चीज़ सिखाता हूँ कि हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ से प्लग करें स्ट्रिंग को, कहाँ से खींच के छोड़ें तो 1 लूप बनेगा, 2 लूप बनेंगे, 3 लूप बनेंगे। तो आइए ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ से प्लग कर सकते हैं। वैसे तो बड़ी ज़्यादा पोजीशंस बन सकती हैं, लेकिन आपके लेवल पे जो आपको रिक्वायर्ड है मैं वो डिस्कस करूँगा। लेट्स से मैं L/2 पोजीशन से प्लग कर सकता हूँ, मैं L/4 पोजीशन से प्लग कर सकता हूँ, मैं L/6 पोजीशन से प्लग कर सकता हूँ, और L/8 पोजीशन से प्लग कर सकता हूँ। ये टोटल आपको लेंथ नज़र आ रही है L, ज़ाहिर सी बात है L/2 एग्जैक्ट ये होगी हाफ, फिर इसका भी हाफ कर दें एंड सो ऑन। पीछे जाते जाएंगे तो ये आपको पता है कि ये लेंस बनती जाएंगी। आसान तरीन तरीका बताने लगा हूँ, आज के बाद ये आइडेंटिफाई करना हो कि कहाँ से प्लग करेंगे और कितने लूप्स बनेंगे। देखें L/2 के डिनोमिनेटर में क्या है, हर दफ़ा इस चीज़ को पकड़ें। L/2 के डिनोमिनेटर में क्या है 2, इस 2 को पकड़ लिया, इसको फर्दर 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उतने लूप्स बनेंगे। बात समझ आई? L/2 के डिनोमिनेटर में क्या है 2, इस 2 को पकड़ा, फर्दर 2 पे डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उतने लूप्स बनेंगे। सिमिलरली L/4 के डिनोमिनेटर में क्या है 4, 4 को पकड़ा, 2 पे डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उतने लूप्स बनेंगे। सही हो गया। अब L/6 के डिनोमिनेटर में क्या है 6, इस 6 को पकड़ो, फर्दर 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उतने बेसिकली लूप्स बनेंगे। आई होप सो बात समझ आ गई। और L/8 के डिनोमिनेटर में क्या है 8, 8 को पकड़ा, फर्दर 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उतने लूप्स बनेंगे। तो जी माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बात थोड़ी सी समझ आई आपको? अच्छा, प्रैक्टिकली जी मुझे कुछ समझ नहीं है आपने क्या बोला है। प्रैक्टिकल इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम? ये देखो, सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसकी लेंथ है 1 मीटर। ठीक है जी। आपसे कहा जाएगा 25 सेंटीमीटर से प्लग किया गया।
75 सेंटीमीटर से प्लग किया गया, बात समझ रहे हैं, 50 मीटर से प्लग किया गया, तो इन दैट केस क्या करना होगा, ये देखें ज़रा, आपने यूँ अंडरस्टैंड करना है 25 सेंटीमीटर्स। आप सब जानते हैं कि मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, सेंटी होता है 10⁻⁻², डिनोमिनेटर में आके वो 100 बन जाएगा। तो क्या ये 1/4 बन गया, चेक करो। फिर मेरा कंसर्न न्यूमरेटर से है ही नहीं, मेरा कंसर्न किससे है, 4 से है। 4 को पकड़े, ठीक है जी, 2 पे डिवाइड करें, कितने लूप्स, 2 लूप्स आ गए। आपसे वो न्यूमेरिकल में बात करेगा जी 75 सेंटीमीटर से प्लग किया। अब बोलो, जब 75 सेंटीमीटर से प्लग करेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ 75 सेंटी 10⁻², डिनोमिनेटर में आके बन गया 100, ये बन जाएगा भाई 3/4। अब मैंने कहा था न्यूमिनेटर से मेरा कोई कंसर्न नहीं, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4, इस 4 को पकड़ो, फर्दर 2 पे डिवाइड करो, नंबर ऑफ लूप्स आ जाएंगे। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से प्लग करें या 75 सेंटीमीटर से प्लग करें, कितने लूप्स बनने हैं। सिमिलरली वो आपसे ये कह देता है भाई हमने 50 सेंटीमीटर से प्लग किया है। स्टूडेंट्स, आज आपने एक चीज नोट की होगी, ये 3 आर्टिकल्स हैं, सिट्राइज्ड स्ट्रिंग, ओपन एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। मैं इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगा, बहुत प्रॉब्लमैटिक टॉपिक समझा जाता है इसको, हम इसे अच्छे से करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई बात रह ना जाए, ताकि एमसीक्यूज में जो आपको तंग कर सके। इसलिए मैं एक एक छोटी छोटी बात के ऊपर बहस कर रहा हूं, और ये सारी बातें आपकी एमसीक्यूज ओरिएंटेड हैं। एमसीक्यूज में क्या बात होती है, एमसीक्यू से ये कैसे पता चलेगा, इसलिए बातें बता रहा हूं। 50 सेंटीमीटर से प्लग करता है, अब बताएं 50 × 10⁻², यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, ये बन जाएगा 1/2। 1/2 के डिनोमिनेटर में क्या है 2 को फर्दर 2 पे डिवाइड करो आपके पास। तो ये मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी कि जनाब आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें इस तरह से बात की जाएगी। आइए अब जरा अंडरस्टैंड करते हैं ये हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन्स क्या है, डायग्राम किस तरीके की बनेगी, एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे। आर यू पीपल रेडी? चलो भाई, सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक लूप बनेगा ऐसे। तो मैंने आपको पहले भी एक बात की थी, मुझे यहां से कंसर्न किस चीज से होगा, फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से। फ्रीक्वेंसी का ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, वेवलेंथ का ये एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब जरा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखूं तो वो बन जाएगी F1 = V/2L, और इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बोलो, बात समझ आई? इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे वेवलेंथ है, वेवलेंथ निकालने के लिए फर्स्ट मोड में वेवलेंथ निकालने के लिए आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या आ जाएगी, λ1 = n की जगह पे 1 आएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2L। अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि किस मोड ऑफ वाइब्रेशन में वेवलेंथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू को टच करती है। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, क्रैमिंग करनी नहीं है, यहां से सिखाता हूं। आपको ये बात पता है कि लेंथ क्या रहती है, कांस्टेंट। ऐसे थोड़ी होता है कि ये जो सिट्राइज्ड स्ट्रिंग है, जब हम इसे प्लग करके छोड़ेंगे, ये 1 लूप की, 2 लूप की या 3 लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करे, तो क्या इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी? नहीं बेवकूफो, लेंथ सेम रहेगी। उसी सेम लेंथ में कभी 1 लूप बन रहा होगा, उसी सेम लेंथ में कभी 2 लूप्स, उसी सेम लेंथ में कभी 3 लूप्स। तो इसका मतलब लेंथ क्या रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट देयर। बड़ी खूबसूरत बात हो गई। अगर लेंथ कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, फिर वेवलेंथ का n के साथ क्या रिलेशन बना, इनवर्स। आप चाहते हो मैक्सिमम वेवलेंथ पता लग जाए तो n की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू n की क्या हो सकती है भाई, 1। ये आपके सामने, इसीलिए वेवलेंथ मैक्सिमम है। चाहे वो ओपन एंड ऑर्गन पाइप की बात कर दे, चाहे वो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की बात कर दे, वहां पे जाके इस तरह की चीजें अप्लाई करो, आपको समझ आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? अब अगली बात मेरी ध्यान से सुननी है। अगर मैं हार्मोनिक सीरीज बनाऊं, हार्मोनिक सीरीज कैसे बनेगी, F1, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसीज की सीरीज। ये ऐसे बनेगी F1, गौर से देखिएगा, F1 2 F1 3 F1 4 F1 एंड अप टू सो ऑन। सबसे पहली बात, F1 के साथ कुछ भी नहीं है तो मैं कह सकता हूं इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज 1। मेरा आपसे पहला सवाल है, हार्मोनिक किसे कहते हैं? हाँ भाई,
आज के बाद ये बात अपने पल्ले बांध लो मेरा पुत्र, ये बात याद कर लें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक कहते हैं। क्या बोला? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक कहते हैं। हार्मोनिक क्या है? कोई अगर वैसे आपसे पूछे जिसे जिंदगी में कभी पता ही ना हो हार्मोनिक क्या है, मैं आपसे कहता हूं हार्मोनिक क्या है, आप कहें सर फ्रीक्वेंसी। कौन सी? फंडामेंटल। दोबारा कहता हूं, हार्मोनिक क्या है? फ्रीक्वेंसी। कौन से वाली? फंडामेंटल। बात समझ आ गई? हार्मोनिक किसे कहते हैं? वेरी गुड। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कितनवा हार्मोनिक है। फर्स्ट हार्मोनिक 1f1, सेकंड हार्मोनिक 2f1, थर्ड हार्मोनिक 3f1, फोर्थ हार्मोनिक 4f1, nth हार्मोनिक nf1। दो बातें की हैं, दोबारा से जरा बेस बना लो। हार्मोनिक क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल बताएगा कितनवा हार्मोनिक है। बोलो, ये दो बातें समझ में आ गई? इधर देखो अब जरा, शाबाश, गौर से देखना। 1 का मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, 1f1 फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, and finally nf1 is named as nth हार्मोनिक। लो प्यारे बच्चों, मेरा ख्याल है अब आप 3 आर्टिकल्स में मार नहीं खा सकते दो चीजों में, कि अगर मैं आपको बताऊं हार्मोनिक क्या है, फौरन सुकोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड एज हार्मोनिक, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये बता देगा कितनवा हार्मोनिक है। डन। अब बात करते हैं ओवरटोन्स की। अगर जनाब मैं आपसे ये पूछूं कि ओवरटोन्स क्या है, तो आज के बाद आपने ये कहना है कि सर ओवरटोन्स भी फ्रीक्वेंसीज ही हैं, लेकिन फंडामेंटल के अलावा। ओवरटोन्स क्या है? फ्रीक्वेंसीज, लेकिन फंडामेंटल के अलावा, यानी कि द फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज ओवरटोन्स। क्या बोला मैंने? ओवरटोन्स क्या है? फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ आया कुछ? अब जरा सुनिएगा, मैं यहां पे लिखूंगा nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n माइनस 1th ओवरटोन OT मीन्स ओवरटोन। ये जो मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट लिख के दिया है, एक एक्सप्रेशन बना के दिया है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सप्रेशन आपने कहां कहां पे अप्लाई करना है, इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। ये कहां कहां एप्लीकेबल है, कहां कहां पे लगा सकते हो? दो आर्टिकल्स में, स्टेशनरी वेव्स इन सेंट्राइज्ड स्ट्रिंग और ओपन एंड ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स क्या हो? ओपन हो। तो ये मैंने लिमिटेशन बता दी। ये कहां लगना है? nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n माइनस 1th ओवरटोन। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। अब ये जो मैंने लिखा है ये आप सब जानते हो, ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक। ऐसे ही है, तो मैं लिखूंगा दिस इज एक्चुअली फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक में कोई ओवरटोन नहीं होता, मेन टोन होता है, मेन या बेसिक टोन होता है, ओवर नहीं होता। मेन या बेसिक टोन। जी प्यारे बच्चों, ये बात समझ आई? अब इसी तरह से इसी लेंथ में, आई विल ट्राई माई बेस्ट, इसी लेंथ में अगर दो लूप्स बना लिए जाएं फिर क्या होगा? दो लूप्स देखिएगा, दो लूप्स कैसे बनेंगे? इस तरह से इसी लेंथ में बनेंगे दो लूप्स। ये देखो, ये होगा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। बोलो इसके लिए क्या चीज लिखूंगा? और एक थर्ड, वो भी सेम लेंथ आपने अज्यूम करनी है। अब उसी सेम लेंथ में कितने बन जाएंगे? 3 लूप्स बन जाएंगे।
तो आइए ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं वो 3 लूप्स किस तरह से होंगे। एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वही है, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रहे हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, मेन टोन, बेसिक टोन। इधर आए जरा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सेकंड हार्मोनिक है, फर्स्ट ओवरटोन कह सकता हूं? वेरी गुड। इधर आए, ये वाला जो है इसे क्या लिखेंगे? थर्ड हार्मोनिक है, 3 लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट कर रहा है, सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। तो आज के बाद किसी अनपढ़ को भी बताना हो ना ये हार्मोनिक और ओवरटोन्स क्या है, तो उसे कहना है भाई हौसला रखो, फ्रीक्वेंसीज ही हैं, नाम मुख्तलिफ है बस, ठीक है। अब इसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। एक और चीज बताई इसके साथ, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। और मैंने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि नॉर्मली हमारे पास ऑनलाइन सेशन में काफ़ी ए लेवल्स के स्टूडेंट्स भी प्रीवियस ईयर्स में ज्वाइन करते थे, तो अगर कोई बैठा है तो उसे बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मीन टू से दैट फर्स्ट रेजोनेंस ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये सेकंड रेजोनेंस, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन थर्ड रेजोनेंस। आई होप सो आपके मसाइल का हल मैंने दे दिया है, ओवरटोन वगैरह चीज़ें समझा दी हैं। बोलो जल्दी से। चलो मेरा पुत्र, फिर सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करो। पहला एमसीक्यू, एक मेरे पास स्ट्रिंग, ये आपने अभी सॉल्व करके मुझे अभी आंसर करना है, ये घर से करने के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट योर होमवर्क, इट इज़ योर क्लास वर्क। ये मेरे पास एक सेट्राइज्ड स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। इस सेट्राइज्ड स्ट्रिंग को मैंने प्लग किया है एक पोजीशन से, डैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, ठीक है जी। और mass of the string is 5 into 10 raised to power minus 4 kg और tension in the string is given, ये हमें given है जी 20 न्यूटन। बस आपने बताना है जी फ्रीक्वेंसी, ये जितने भी लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करे हमारी तरफ से, मुझे नहीं पता, बस आपने मुझे फ्रीक्वेंसी बताना है कि यहाँ पे जो भी स्टेशनरी वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो। पहला एमसीक्यू, मुझे नहीं पता, सॉल्व करें बेटा। दूसरा एमसीक्यू, a string is vibrating in the form of four loops. Four loops with 120 हर्ट्ज, ठीक है जी। ये मैंने आपको एमसीक्यू बताया। A string is vibrating in the form of 4 loops with 120 हर्ट्ज। फर्स्ट ओवरटोन निकालो, क्या होगा? फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा भाई? जी जनाब, 2 एमसीक्यू मैंने आपको बताए हैं जी। ओ, ये 200 आपको कैसे पता चला? ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब आपको पता लगा है आपके साथ मैंने क्या नेकी की है, ये सारा समझा के बता के कि कहाँ से प्लग करोगे। इस तरह के एमसीक्यूज फौरन सॉल्व हो जाते हैं। इस एमसीक्यू के अंदर सिर्फ एक बात का पता लगाना है, मोड ऑफ वाइब्रेशन कौन सा है, स्ट्रिंग कितने लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगी। देखो लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा है 25 सेंटीमीटर मींस 1/4, 1/4 के डिनोमिनेटर में 4 डिवाइडेड बाई 2 लूप्स बनेंगे, समझ आ गई। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, और फ्रीक्वेंसी पूछने का मतलब है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी f2 पूछना चाह रहा है। तो f2 इज इक्वल टू 2 ओवर लेंथ 1 गिवन है, टेंशन भी गिवन है, मैथ भी गिवन है। बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 200 हर्ट्ज। तो जिन बच्चों का आंसर आया है 200 हर्ट्ज, इट इज करेक्ट। एक ट्विस्ट है, यही एमसीक्यू है, मैं आपको यही एमसीक्यू दे के कहता भाई मुझे फंडामेंटल बता दो, तो
फंडामेंटल बताओ, यही एमसीक्यू है, ये तो F2 निकला है ना 200 हर्ट्ज। इसी एमसीक्यू में मैं कहता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ। इतना सोच रहे हो? वेरी गुड, 100 हर्ट्ज, वेरी गुड, शाबाश, नजर आना चाहिए। 2F1 आप लोगों ने निकाला है, 2F1 200 है, तो F1 क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 200 हर्ट्ज। इज दैट क्लियर टू यू? इस एमसीक्यू पे आओ। इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हिंट ये है, आप यूज करते F4 इज इक्वल टू 4F1। ये मैंने कहां से लिख दिया? ये मैंने यहां से लिखा है, यहां से। मुझे कैसे पता लगा? उसने बोला ना 4 लूप्स, तो n की वैल्यू 4, F4 इज इक्वल टू 4F1। और भाई ओवरटोन बताना है, जो भी बताना है, पहले फंडामेंटल निकालो। तो F4 आपको गिवन है 120, यहां से F1 निकाल लो। बताओ जरा F1 कितनी आएगी? 30 हर्ट्ज। वेरी गुड, 30 हर्ट्ज आ गई आपके पास फंडामेंटल। पूछता क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन का क्या मतलब है? सेकंड हार्मोनिक। तो अगर तो सेकंड हार्मोनिक है तो फिर बताइए क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, शाबाश, 60 हर्ट्ज। इतना सोचने वाली क्या बात है। आओ एक और चीज बताता हूं। ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है ना, स्टेशनरी वेव्स इन सेटराइज्ड स्ट्रिंग, इसके अंदर एक चीज नोट करो। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर 2 नोड्स हैं, एक एंटी नोड है, यानी नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आओ, 1 2 3 नोड्स, 2 एंटी नोड। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ नोड्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी नोड्स। और अगर किसी ने नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो तो वो क्या करे? नंबर ऑफ एंटी नोड्स में 1 ऐड कर दे। क्लियर टू यू? बोलो। तो प्यारे बच्चों, ये जो आज आपने आर्टिकल पढ़ा है, कोई मसला, कोई थोड़ी सी बेसिक सीधी हुई है इसमें? चलें, गुड। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी कल दोबारा मुलाकात होगी। कल हम ओपन एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप का कंपैरिजन करके और उसके एमसीक्यूज करके इंशाअल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे। गॉट इट? जी। इंक्रीजेस। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है स्पीड ऑफ वेव। गिटार तो कभी देखा होगा, गिटार में भी सेटराइज्ड स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को जब हम प्लग करके छोड़ते हैं तो साउंड पैदा होता है। तो दिस V इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ साउंड, एंड यू नो वेरी वेल स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।